हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी सिंह उन्नति स्टडी एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। बहुत डिटेल में हम इस वीडियो को करने वाले हैं। मौलिक अधिकार का एक एक अनुच्छेद हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति को जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए, यानी कि संविधान में लिखित है कि व्यक्ति को यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और जिन अधिकारों को राज्य द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता, यानी राज्य भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले ये भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसीलिए अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला अधिकार ले लेते हैं हम, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ही लागू करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता को ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। विधि के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 का वाक्यांश है, ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद की अनुमति नहीं देता, यानी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। इसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार यानी कि समान समानता देने का बात की गई है। अतः एक वर्ग के व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। मतलब अपने स्वभाव, अपने किसी लालच से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद की तरफ। दूसरे जो है कि अनुच्छेद 15, इसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्यों को रोकता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 ये कहता है, और इसके द्वारा ही मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य केवल नागरिकों के मध्य मूल वंश, जाति और इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता, जबकि अनागरिक यानी कि विदेशी हो अन्य व्यक्तियों के साथ वो भेदभाव कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि नागरिकों के साथ, हमारे देश में, हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति रहता है, यानी भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति रहता है, उसे भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो उसके साथ वो विभेद नहीं कर सकता किसी भी जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी अन्य देश का है या अन्य व्यक्तियों के साथ है, अन्य देश का व्यक्ति है, तो उसके साथ वो विभेद कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) में लिखा है ये नागरिकों तथा राज्य दोनों को भेदभाव करने से भी रोकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की जाति, रंग, रूप या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तो उसको भेदभाव करने से भी वो रोकता है। और राज्य को भी ये अनुमति नहीं है कि वो भी किसी व्यक्ति, किसी नागरिक के साथ भेदभाव करे। ठीक है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, इन सब में क्या है, ये सारे एक एक करके ना पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस जगह पे
जो है कि स्वतंत्रता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता उत्पन्न करता है ये, और ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 15 से ज्यादा व्यापक इसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि इसमें उद्भव व निवास के आधार पर भी विभेद को ये निषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 पर आते हैं। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता होता है छुआछूत। छुआछूत का अंत की बात इसमें कही गई है। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए छुआछूत का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध है। अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। उपाधियों का अंत, यानी कि अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 18 के अंदर लिखित है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने क्या पढ़ा था? समानता का अधिकार पढ़ा था। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार करते हैं। अनुच्छेद 19 कुल 6 मूल स्वतंत्रता को प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 19 के 2 भाग है। 19 का 1 का क से 6 तक इसमें स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का वर्णन है, और दूसरा है अनुच्छेद दूसरा, ये 2 से 6 है, जिसमें स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर अब प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि रोक भी लगाई जा सकती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद का हमें देख लेते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 के क के अंदर है। इसके अंदर है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अपने विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार होना। विचारों की अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से हो, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्य विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार, ये कुछ अधिकार हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, धरना प्रदर्शन आदि का अधिकार, ये डिटेल में आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(2) अब इसके अंदर क्या बात कही गई है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, अनुच्छेद 19(1) के अंदर कहा गया था कि आपको क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 2 के अंदर कहा गया है कि आपको राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो किन किन चीजों के अंतर्गत उनसे निबंधन भी कर सकता है, यानी कि उनसे प्रतिबंध भी कर सकता है, रोक भी लगा सकता है। तो क्या है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, परंतु अगर भारत की प्रभुता और अखंडता इस पर कोई बात आती है, यानी इसके ऊपर कोई सवाल उठता है, तो वहाँ राज्य जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड कोई बात हो, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, न्यायालय का अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में, या सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है। ये जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इनमें से कुछ पाया जाता है तो इनके बिहाफ पर, यानी कि इन चीजों में से अगर कुछ भी पाया जाता है, तो राज्य जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंधन लगा सकता है। ठीक है। इतना समझ आया? आगे करते हैं। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये 19 के ख के अंतर्गत है। इसमें दिया गया है व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांति पूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा सम्मेलन करने का अधिकार है। यानी कि व्यक्तियों को अब सभा सम्मेलन करने का अधिकार तो दिया गया है, पर वो कैसा होना चाहिए? शांति पूर्वक तरीके से होना चाहिए और बिना किसी शस्त्र के। आप चाहे जुलूस निकाले, प्रदर्शन करें, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। भारत की प्रभुता अखंडता को ये प्रभावित ना करे और लोक व्यवस्था के हित में होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सब बताया था ऊपर कि इन सब चीजों में, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये सब चीजें इसके अंदर अगर वो सारी चीजें रहती हैं, जो भी
वो कार्य करते हैं, सभा कर रहे हैं कोई भी, या फिर कोई जुलूस या प्रदर्शन निकाल रहे हैं, तो ये सब चीजें अगर रहती हैं तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो राज्य को अधिकार है कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर वो रोक लगा सकता है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें भी यही बात है, नागरिकों को संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, पर अगर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के हित में अगर वो नहीं है, तब भी राज्य क्या कर सकता है, उस पे राज्य निबंधन लगा सकता है, यानी कि उसको बाधित कर सकता है। संचरण की स्वतंत्रता, इन सब पॉइंट्स में जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन सब में एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जैसे कि आपको स्वतंत्रता तो दी गई है, आप ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन देश को उस चीज की हानि नहीं होनी चाहिए, आप लोक व्यवस्था उससे खंडित नहीं होनी चाहिए, भारत की प्रभुता और अखंडता है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो आप उसको आपको ये स्वतंत्रता जो मिली है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, मतलब भारत की प्रभुता अखंडता बाधित होगी, लोक व्यवस्था नहीं होगी, तो क्या होगा कि राज्य जो है वो उसको बाधित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में आता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के संरक्षण हैं। कौन से? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को हम तब तक अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, कोई कानून ना उसने तोड़ा हो, तब तक आप उसको, वो साबित नहीं हो जाता तब तक आप उसको अपराधी नहीं साबित कर सकते। दोहरे दंड से संरक्षण, इस अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कहा गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का अपराध साबित हो जाता है तो उससे एक से अधिक बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये अंग्रेजी विधि के सिद्धांत पर आधारित है और इसे दोहरा संकट सिद्धांत भी कहते हैं। दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर ही प्राप्त होता है। ठीक, अगला है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आता है और इसमें कहा गया किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को आप विवश नहीं कर सकते हैं कि वो अपने ही विरुद्ध कोई सबूत लेके आए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा है विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है ये, और ये संरक्षण सभी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि नागरिक हो या विदेशी हो दोनों को ही प्राप्त है संरक्षण। कौन सा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए, प्रक्रिया नैसर्गिक, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए। विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, एक कुछ मैंने 1, 2, 3 करके पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे जो है किस में आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है ये। 86वें संविधान संशोधन, इसमें संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था कब? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी कि राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 22। क्या कहता है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 21 द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तब भी उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को विधि द्वारा, कानून द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, यानी कि उसको सजा दे दी जाती है, तब भी वो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 22 द्वारा अपने अधिकार को उपयोग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियां वर्णित की गई हैं। कौन सी? सामान्य दंडिक विधि के अधीन, और जिसके अंतर्गत क्या है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, मतलब उसको किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसको किस बात के लिए दंड दिया जा रहा है, वो जानने का। अपनी रुचि के विधि अधिवक्ता से परामर्श लेने का, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपने किसी भी वकील से बात कर सकता है अपने बारे में। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए, जब तक कि उसका दंड जो है वो साबित ना हो जाए। अनुच्छेद 22(3), 22(4), 22(5 ये कहते हैं कि निवारण निरोध विधि का वर्णन है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पे संदेह होता है, शक होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कानून उसको क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसके तहत। तो ये थे हमने जो अभी करे हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2, पार्ट 3 हम आगे लेकर आएंगे। ये वीडियो आज के लिए इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।